अपन पढ़ रहे थे मेंडल के वंशागति के सिद्धांत, और मेंडल के वंशागति के सिद्धांत की 2 क्लास अपन ने पढ़ ली है। आज की हमारी तीसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में कि समयुग्मजी क्या होता है और विषमयुग्मजी क्या होता है। तो ये समयुग्मजी शब्द है जो इंग्लिश के होमोजाइगस नामक शब्द के नाम से जाना जाता है, और ये होमोजाइगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। होमो यानी समान या लाइक, और जाइगोट यानी फर्टिलाइज एग, निषेचित अंडे को जाइगोट कहते हैं। यानी जब एक विप्रेयसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक प्रकार के होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे अपन नर और मादा की बात करें, मनुष्य की बता रहा हूँ मैं, तो मनुष्य में नर है जो विषमयुग्मकी होता है, जबकि मादा समयुग्मजी होती है। इसका मतलब है कि नर में 2 अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है एक्स गुणसूत्र और दूसरा होता है वाई गुणसूत्र। जबकि मादा समयुग्मजी होती है, यानी उसमें दोनों गुणसूत्र है जो एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो मादा से एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है, जबकि नर से एक्स और वाई 2 अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। तो मादा विषमयुग्मजी होती है, जबकि नर विषमयुग्मजी होता है और मादा समयुग्मकी होती है। समयुग्मकी अवस्था हमेशा शुद्ध होती है तथा इससे उत्पन्न संतति सभी गुणों में अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार के जनन से एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। यानी पेड़ पौधों की बात करें अपन या पशु पक्षियों की बात करें तो मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया था, तो अपन यहाँ पे मटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी एक है अपने पास कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। तो ये क्या है कि इसकी समयुग्मजी अवस्था है, जिसमें पहला सेट है आपका कैपिटल टी, उससे दोनों युग्मक है जो कैपिटल टी बनेंगे और दूसरे से दोनों युग्मक स्मॉल टी बनेंगे। तो ये आपके समयुग्मकी अवस्था हो गई। दूसरा है आपके विषमयुग्मजी, जिसको अपन हेटेरोजाइगस कहते हैं। हेटेरोजाइगस भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। हेटेरो यानी डिफरेंट या अलग अलग, और जाइगोट यानी वही फर्टिलाइज्ड एग है। यानी जब विप्रेयसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों पर हो तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। जब विप्रेयसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों पर स्थित होती है तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। और विषमयुग्मजी अवस्था में प्रभावी जीन तो अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल विषमयुग्मजी है, तो इसमें 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये संकर लंबे पौधे हैं, जिसमें कैपिटल टी प्रभावी जीन है और स्मॉल टी अप्रभावी जीन है। तो इस स्थिति में अप्रभावी जीन का असर प्रभावी जीन की उपस्थिति में दिखाई नहीं देता है। यानी कैपिटल टी की उपस्थिति के कारण स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, और इससे कैपिटल टी व स्मॉल टी 2 अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं अपन कि समयुग्मजी व विषमयुग्मजी में अंतर बताइए। तो इसकी जो डेफिनेशन अपन ने देखी, इसी डेफिनेशन में इसके संपूर्ण अंतर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। या तो आपको समयुग्मकी और विषमयुग्मजी की परिभाषा पूछेगा, और या इसमें अंतर पूछेगा। क्वेश्चन है जो आपका 101% आएगा। तो अब अपन अंतर की बात कर लेते हैं कि समयुग्मजी अवस्था में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक समान होते हैं। या तो दोनों कैपिटल टी होंगे या दोनों स्मॉल टी होंगे। लेकिन विषमयुग्मजी अवस्था में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग होते हैं। एक कैपिटल होगा तो दूसरा स्मॉल होगा। जो कैपिटल वाला है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, प्रभावी है,
और स्मॉल वाला प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। दूसरा अंतर है समयुग्मजीय प्रभावी कैपिटल टी या स्मॉल टी या अप्रभावी है तो प्रभावी होगा। यानी समयुग्मजीय अवस्था में चाहे प्रभावी जीन उपस्थित हो चाहे अप्रभावी जीन उपस्थित हो, अगर प्रभावी जीन पाया जाता है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और अगर प्रभावी जीन वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो अप्रभावी जीन भी अपना प्रभाव दिखाएगा और वो भी प्रभावी हो जाएगा। लेकिन विषमयुग्मजीय अवस्था में प्रभावी जीन ही अपना प्रभाव दिखा पाता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी ही प्रभावी है और वही अपना प्रभाव दिखा पाता है। स्मॉल टी प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, समयुग्मजीय अवस्था में केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं, या तो कैपिटल टी बनेगा और या स्मॉल टी बनेगा। लेकिन विषमयुग्मजीय अवस्था में दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। समयुग्मजीय जो युग्मक होते हैं वो शुद्ध होते हैं और विषमयुग्मजीय अवस्था है जो अशुद्ध होती है। तो ये आपके समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में बड़े बड़े अंतर हो गए। अब बात करते हैं अपन प्रभावी और अप्रभावी जीन के बारे में कि प्रभावी किसे कहते हैं, अप्रभावी किसे कहते हैं। यानी प्रभावी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विषमयुग्मजीय स्थिति में उपस्थित दोनों एलील अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं। विषमयुग्मजीय स्थिति है तो उसमें दो एलील होंगे तो दोनों एलील अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनमें से एक एलील अपना प्रदर्शन करता है जबकि दूसरे के प्रभाव को लुप्त कर देता है। अतः वह जीन जो विषमयुग्मजीय अवस्था में दूसरे लक्षण के प्रभाव को दबाकर स्वयं अपना लक्षण प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी कहते हैं। यानी विषमयुग्मजीय स्थिति में जो लक्षण अप्रभावी जीन के प्रभाव को दबाकर अपना लक्षण प्रकट करता है या अपना लक्षण दिखाता है तो उसे प्रभावी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अप्रभावी जीन के बारे में। यानी वह जीन जो विषमयुग्मजीय अवस्था में प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता अर्थात लुप्त अवस्था में रहता है, उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। यानी विषमयुग्मजीय स्थिति में जब दो जीन उपस्थित होते हैं तो उसमें एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, लेकिन प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण अप्रभावी जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी विषमयुग्मजीय अवस्था में स्मॉल टी अप्रभावी है जो अपना लक्षण नहीं दिखा पाता है। अब अपन लक्षण दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे या बाहर से अपने को लक्षण दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, इनके लिए अपन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपकी जीनोटाइप और दूसरा होता है फिनोटाइप। फिनो यानी बाह्य लक्षण होते हैं और जीनोटाइप का मतलब होता है पशु की जीनी संरचना से है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्दों का उपयोग जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। यह भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्दों का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने और कब किया, तो जॉनसन ने 1909 में किया था। अब अपन बात करते हैं कि फिनोटाइप किसे कहते हैं और जीनोटाइप किसे कहते हैं। फिनोटाइप एक ग्रीक शब्द फैटिन से बना है जिसका अर्थ होता है टू अपीयर या दिखाई देना। यानी फिनोटाइप एक ग्रीक शब्द है जो फैटिन से बना है और इसका अर्थ होता है दिखाई देना या प्रकट होना। यानी किसी भी जीन की आपस में अंतःक्रिया होने के कारण बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि कोई मादा पशु है आपके पास,
और आप उसको देख रहे हो कि ये मादा पशु का शरीर भार ये है, इसका सींगों का आकार ये है, कलर ऐसा है, इसका दुग्ध उत्पादन इतना है, तो ये सब फेनोटाइप के अंतर्गत आएंगे। दूसरे शब्द की बात करते हैं अपन जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप का मतलब होता है किसी भी जीव के जीनों के संगठन को जीनोटाइप कहते हैं, और जीनोटाइप गर्भधारण के समय ही निर्धारित हो जाता है और पशु के जीवन उपरांत नहीं बदलता है। यानी कि एक मादा पशु है जो अपने जीवन काल में या अपने दुग्ध काल में एक ब्यात में 10 लीटर दूध देती है तो वो 10 लीटर ही देगी। उसका एक आध लीटर कम ज़्यादा उसके आहार पर निर्भर करता है। बाकी जो उसका जो जीनोटाइप है वो जन्म से पहले ही निर्धारित हो गया। दूसरी चीज़, उसका आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, कैसा होगा, कैसी दिखेगी, ये उसकी जीनी संरचना है जिसका निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है, गर्भधारण के तुरंत पश्चात। अब अपन बात करते हैं जीनोटाइप और फेनोटाइप में अंतर के बारे में। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीनोटाइप और फेनोटाइप में अंतर लिखिए, या दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन है जो आपको पूछेगा। तो सबसे पहले अपन फेनोटाइप की बात करते हैं, यानी वे लक्षण जो बाह्य रूप से प्रदर्शित होते हैं फेनोटाइप कहलाते हैं। जैसे पशु का रंग, पशु के सींगों का आकार, कानों की बनावट, ये सब है जो पशु के फेनोटाइप के लक्षण है। दूसरा है प्राणी को प्रत्यक्ष रूप से देखने पर फेनोटाइप का पता चल जाता है, और एक ही लक्षण के लिए जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है। यानी बाह्य रंग है पशु का, सींगों का आकार है, कानों की बनावट है, ये फेनोटाइप है। लेकिन इस एक लक्षण के लिए जीनोटाइप है जो अलग अलग पशुओं में अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन जीनोटाइप के बारे में। यानी जीनोटाइप प्राणी के जीनी संरचना को बताता है जो बाह्य रूप से प्रदर्शित नहीं होती है। जैसे जीनी संरचना उसमें संकर लंबा है, शुद्ध लंबा है, शुद्ध बौना है, या उसका रंग है मिश्रित प्रकार का है, या उसके सींग है जो मध्यम आकार के हैं। तो ये जीनी संरचना है जिसका पता अपन बाह्य रूप से नहीं लगा सकते। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी है। जीनोटाइप का पता वंशावली या पीढ़ियों के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन फेनोटाइप को अपन प्रत्यक्ष रूप से देखकर पता लगा सकते हैं। जीनोटाइप का अगर अपने को पता लगाना है तो उस पशु की वंशावली या उसकी पीढ़ियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि इसकी माता का रंग कैसा था, इसके पिता का रंग कैसा था, इसके माता के शरीर का रंग कैसा था, पिता के शरीर का रंग कैसा था, इसकी माँ ने अपने ब्यात में या दुग्ध काल में कितना प्रोडक्शन दिया है। ये सब उसकी जीनी संरचना है जिसका अनुमान अपन वंशावली या पीढ़ियों के आधार पर लगाते हैं। एक ही प्रकार के जीनोटाइप के लिए एक ही प्रकार का फेनोटाइप होगा। यानी फेनोटाइप के लिए एक ही प्रकार के फेनोटाइप के लिए अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक प्रकार के जीनोटाइप के लिए एक ही प्रकार का फेनोटाइप होगा। यानी त्वचा के रंग का ले लो, चाहे सींगों के आकार का ले लो, चाहे पशु शरीर की बनावट का ले लो, तो वो सभी है जो जीनोटाइप है। और इन जीनोटाइप का एक ही फेनोटाइप होगा कि अगर पशु का रंग काला है तो काला ही होगा। फेनोटाइप है कि पशु के शरीर का रंग काला है तो उसकी जीनोटाइप यही होगी कि उस पशु के शरीर के रंग के लिए काला जीन है वो यहाँ पे प्रभावी है। तो ये अपन ने समयुग्मजी और विषमयुग्मजी की परिभाषा और इनमें अंतर के बारे में देखा, साथ ही जीनोटाइप और फेनोटाइप की डेफिनेशन और डिफरेंस के बारे में भी अपन ने पढ़ा। ये जो 4 टॉपिक है आपके, इस चारों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा। तो आप इसको दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। धन्यवाद।